पर मेंस में हेल्प करेगा। खासकर आपको ये सेशन मेंस में हेल्प करेगा, और ये मेंस का सेशन आपको प्री में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है प्री और मेंस का सिलेबस सेम होता है। तो हम चलते हैं आज के सेशन में, वो है एसएससी का मेंस का जो टेस्ट पेपर है, वो टेस्ट पेपर 1 हम आज लेके चलते हैं। और ये जो टेस्ट पेपर है, ये हम जो करने वाले हैं, उसका सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ। Rashid was not able to dash the pain after the accident. राशिद एक्सीडेंट के बाद पेन को डैश नहीं कर पाया। बताओ यहां पे ये क्वेश्चन जो है ये होमोनिम का क्वेश्चन है। होमोनिम का मतलब होता है सेम साउंड। तो देखिए यहां पे was not able to bear the pain। बेयर का दो मतलब होता है, यहां पे बेयर का मतलब निकल रहा है बर्दाश्त करना। बेयर का एक और मतलब निकलता है, वो होता है पैदा करना। ये तो वो बियर है जो आप पीते हो क्या? बेयर का मतलब होता है खाली या नंगा, जैसे बेयर फुटेड, खाली पैर, नंगे पैर। बेयर बॉडीड, जैसे कि नंगे बदन। तो ये खाली या नंगा सा लिख सकते हो। और ये जो बायर होता है वो कौन होते हैं? वो खरीदने वाले, ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्रेता कहते हो, और बेचने वाले को विक्रेता कहते हो। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस, हम आपको 45 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट कराते जाएंगे ताकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वॉइस चेंज करना है आपको। डिड यू हियर दैट नॉइज? इसका वॉइस चेंज करो। डिड यू हियर दैट नॉइज? देखो ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट जैसे देखोगे आपको वॉस और वर प्लस V3 याद आना चाहिए। सिंपल पास्ट देखते ही वॉस वर प्लस V3 याद आना चाहिए। लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो फिर वॉजेंट तो हो ही नहीं सकता, है ना? देखो, क्लियर? नेक्स्ट आओ। वन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। ध्यान से सुनना। ऐसे सोच सकते हो कि जो कभी गिरता ही नहीं है, लाइफ में कभी ना गिरे, तो गिरने से रिलेटेड एक वर्ड याद रखोगे, फॉल। ठीक है, इनफॉलेबल, इसका मतलब है जो कभी भी मिस्टेक ना करे। इनएविटेबल क्या होता है? अटल, जो होगा ही होगा, यानी कि इनएविटेबल का हिंदी मीनिंग है अटल, इंग्लिश में है दैट इज श्योर टू हैपन। इनप्रेग्नेबल, प्रेग्नेट करने का मतलब आप समझते हो, जैसे किसी महिला को तभी आप प्रेग्नेंट देखते हो होते हुए जब स्पर्म ओवम के अंदर प्रेग्नेट कर जाए। इसका मतलब इम्प्रेग्नेबल है अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, जिस पर कब्जा ना किया जा सके, जिसको कॉन्कर ना किया जा सके। हिंदी में मैं लिख के छोड़ देती हूं, आप समझ रहे हो मीनिंग इसका, अभेद। ठीक है, जिसको भेदा ना जा सके। और इनइमिटेबल, बेटा इमिटेबल का मतलब होता है इमिटेट से बना है। इमिटेट उस चीज को करते हैं जिसकी नकल करते हैं, जिसकी नकल ना की जा सके वो इनइमिटेबल है, जिसकी नकल ना की जा सके, दैट कैन नॉट बी कॉपीड। समझ में आया? देखो, तो आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए, सारे मीनिंग्स पता होना चाहिए आपको। देखो नेक्स्ट आओ। Select the most appropriate antonym of the word enhance. Enhance का antonym चाहिए। Enhance का मतलब होता है enrich करना, उसको और rich कर देना। तो antonym क्या होगा? Impair करना। जब भी कोई visually impaired होता है ना, यानी दृष्टि बाधित होता है, तो इम्पेयर करने का मतलब होता है उसको बाधा पहुंचाना, यानी कि उसको कमजोर करना। तो इम्पेयर का मतलब हुआ वीकेन, कमजोर करना। मिराकल तो कोई जादू होता है, एंड रेलेवेंस होता है प्रासंगिकता। इसका मतलब है कोई चीज
रेलेवेंट है यानी प्रासंगिक है, यानी कि वहां पे उससे रिलेटेड है। तो रेलेवेंट याद रखना, रिलेटेड होता है मीनिंग, रेलेवेंट रिलेटेड। देखो आंसर क्लियर, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क। मुझे काम पे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, एट द मोमेंट मतलब अभी। बट वेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, लेकिन जब न्यू रोड बन जाएगा, इट बी मच क्विकर। बेटा जब बन जाएगा तो हम फास्ट जा सकते हैं, इट विल बी। आप देखो यहां से ये जो पोर्शन है वो फ्यूचर कंडीशनल का है। फ्यूचर कंडीशनल में पहला तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया है, लेकिन सेकेंड एक्शन तो फ्यूचर में होगा ना, इट विल बी मच क्विकर। जब नया रोड बन जाएगा तो ज्यादा फास्ट होगा। गोल्डन रूल्स 2 लेके आए। ओके शिवानी, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ बेटा। मेरी कोशिश जानते हो क्या थी, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत कम दिनों के बाद है ना। देखो प्री का रिजल्ट लेट निकाला और मेंस में आपको समय नहीं दिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 140 वगैरह लाए थे और उनको लग रहा था कि थोड़ी होगा। अब देखो कट ऑफ नीचे गया है और कट ऑफ अब ऐसे ही रहेगा। देखो, नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, तो कोई भी और किताब रीडर्स को अट्रैक्ट नहीं किया है as dash as the final installment। उतना कैप्टिवेट नहीं किया है जितना कि इस किताब ने किया है। तो as much as होगा ना, as much as होगा, as much as। सुप्रांश बेटा आप नेक्स्ट क्लास में ऐप में अपना फोन नंबर देना, आपको फोन कर दिया जाएगा। रेगुलर क्लास चल रहा है 69 में, मंडे टू फ्राइडे तो क्लास चलता ही है, ठीक है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। as much as देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, जेनरस का एंटोनिम पूछा है। बेटा जेनरस होते हैं दिलदार, जो दिल खोल के दान देते हैं, वो जेनरस का सिनोनिम मैग्नानिमस होता है। इन दोनों का मतलब होता है दिलदार। ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, मानवता प्रेमी होते हैं। इसको आप कह सकते हो जो काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। और बेनिवलेंट होते हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। और वो VOL, वोल का मतलब इच्छा होता है, यानी उनकी इच्छा होती है कि दूसरों का भला करे। बेनिवोलेंट का सिनोनिम अगेन आप चाहो काइंड लगा सकते हो। तो फिर जेनरस का उल्टा क्या होगा, सेल्फिश होगा। एंटोनिम पूछा है, देखो क्लियर। सीजीएल टियर 2 में इंग्लिश आएगी क्या? अरे बाप रे बाप, तुम पूछ क्या रहे हो बेटा? हाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश आती है, 45 क्वेश्चंस इंग्लिश का होता है, 135 मार्क्स का। नेक्स्ट आओ, I am determined to publish my findings, the scientist asserted confidently। अब इसका आपको रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। बताओ तो कैसे होगा, जल्दी करना। बस इतना खाली देखो, जैसे कहा है आई एम डिटरमिन्ड, आपको ढूंढना है वॉज डिटरमिन्ड, इज डिटरमिन्ड खत्म, वुड डिटरमिन्ड खत्म, वॉज डिटरमिन्ड ये ठीक लग रहा है, हैड डिटरमिन्ड ये भी खत्म। इज एमआर का वॉज वर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। आप बस खाली, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच जब बनाते हैं ना लिख के तो टाइम लगता है, ठीक है। और सच कहूं तो ये टेस्ट पेपर 2024 का टेस्ट पेपर है मेंस का, और ये देख के इतनी खुशी मुझे महसूस हुई, जो क्लास में पढ़ाती हूँ वही सब आ रहा है।
लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, लक हमेशा हमें फेवर नहीं करता. सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड डैश आवर एफर्ट्स फॉर सक्सेस. डिपेंड के साथ प्रेपोजिशन आता है ऑन और नहीं तो अपॉन. यहां पे अपॉन है, बस यही आंसर होगा. डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन, यही होता है. प्रेपोजिशन देखो. इस सेशन को प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि आज ये पहला टेस्ट पेपर है. मैं रेगुलर रोज लेके आऊंगी टेस्ट पेपर. ये ध्यान रखना, आज 5 बजे क्लास लिया है मैंने. कल से इस क्लास का टाइमिंग रहेगा 6:30 बजे. मैं रेगुलर बेसिस पे लेके आऊंगी 6:30 बजे. इस सेशन को लाइक कर लो और इसको शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अभी फिलहाल आपके मेंस तक मैं आपके साथ हूं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी. विभिन्न क्वेश्चंस लेके आऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी सेम टाइप का क्वेश्चन ज्यादा लेके नहीं आऊं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास बहुत कम समय है. मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का समय है नहीं है, इतना नहीं है कि आपको एक तरह के 10-10 क्वेश्चन में कराऊं. All criminal attitudes must be nipped at the bud. बेटा एक तो कहावत है nipped in the bud, पहली तो. दूसरी बात है nipped in the bud का मतलब क्या है? जो कली है, कली में ही उसको कुचल देना, यानी कि शुरू होते समय ही उसको खत्म कर देना. और देखो nipped का स्पेलिंग NIPPED होता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स में सिखाया है कि अगर कोई वर्ब लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, और उसके पहले एक वावल हो, एक ही हो, तो उसमें ईडी लगाने के पहले जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे, फिर ईडी लगाएंगे. जैसे बेग का बेग्ड हो जाता है, देखो डबल जी होगा फिर ईडी लगेगा. तो ये रूल है वर्ब का. समझ में आया? अब इस सेंटेंस अरेंजमेंट में आने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं कि अभी हम जो फिलहाल आपको एक मेंस का बैच लेके आए हैं, श्योर सिलेक्शन बैच, इसमें सभी टीचर्स का वीओडी प्रोवाइड कर दे रहे हैं. अपने स्पीड पर, इनटू 2 के स्पीड पर देखो और खत्म कर दो. और इसके साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी लेके आए हैं, ठीक है, चाहे रीजनिंग हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो. और साथ में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है. ये सिर्फ 1599 का है. आप इसको इमीडिएटली लो और अपनी तैयारी फटाफट शुरू करो. चलो 11 नंबर आ जाओ. देखो ये आपको ABCDE देख रहे हो, यानी कि 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें आपको जंबल ऑर्डर में है, आपको सही मीनिंगफुल बनाना है. एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो तो देखो फटाफट. जल्दी से. फिजियोथेरापी इज अ वॉलेंट्री रिलेशनशिप. बेटा फिजियोथेरापी के बारे में बताया जा रहा है कि एक वॉलेंट्री रिलेशनशिप है बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरापिस्ट. बहुत बढ़िया रिलेशनशिप के बारे में पूरा डिस्कशन करके खत्म कर दिया है. यानी ए में इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको. देखो ए क्या है, ए में आपको फिजियोथेरापी का इंट्रोडक्शन दिख रहा है, ठीक है. यानी शुरुआत तो हमें ए से लग रहा है. आगे देख लेते हैं. द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव. भाई इस रिलेशनशिप की जब बात कर रहा है उसी के बारे में बता रहा है कि द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव. कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल, यानी कि इसी रिलेशनशिप की बात बी में भी किया है. द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप, ओके, सेम रिलेशनशिप पे यहां पर भी है. यानी ए बी और सी ये तीनों एक ही बात कर रहा है रिलेशनशिप के बारे में. साइकोथेरापीज एम एट चेंजिंग द maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress, and helping the client to adapt better to his or her environment. नहीं, साइकोथेरापीज जो होते हैं किसी भी आदमी का जो मेंटल डिस्ट्रेस है
वो खत्म करके उसको अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट करना मतलब उसको उसके अनुसार ढालने में हेल्प करता है। इनएडिक्वेट मैरिटल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, यानी चाहे शादी से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, ये सब बातें कहा है पर्सनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यानी ये देखो पर्सनल एनवायरनमेंट और यहां पर भी एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। तो एनीवे हमें लग रहा है कि जब वॉलेंट्री रिलेशनशिप 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 ए बी सी एक साथ होना चाहिए। ए बी सी, ए बी सी, अरे यार ये तो पहले से क्वेश्चन का आंसर दे दिया था मैंने। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ए बी सी एक साथ होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ए बी सी में मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन मुझे ए में दिख रहा है, यानी ए से शुरुआत होना चाहिए। ए बी सी एक साथ हो और ए से शुरुआत हो। रिलेशनशिप 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 तीनों का एक साथ होगा। देखो ई से शुरुआत अगर हम कहें तो ई से शुरुआत तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये पर्सनल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब टेंशन, समस्याएं, वो कैसा कैसा हो सकता है वो उसके बाद ही तो डिस्कस करेगा जब पहले पर्सनल डिस्ट्रेस की बात करेगा। तो इसका मतलब आप समझो कि एक तो सबसे पहले डी और ई से शुरुआत तो हो ही नहीं सकता, और ए बी सी एक साथ होगा, जो ये दो ऑप्शन में था बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। फिर से हम आ रहे हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपको करना है। देखो जरा फटाफट पैसिव वॉइस बनाओ जल्दी से। द एक्सप्लोशन कॉस्ट सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। कॉस्ट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखते हैं हम वॉज वर प्लस V3 में आते हैं। वॉज वर प्लस V3, और कहीं वॉज वर प्लस V3 है क्या? कहीं और नहीं है, यानी यही होगा। ठीक है, जब भी आप V2 देखो पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस V3 देखो। नेक्स्ट आओ। आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो। मैं बहुत नर्वस हूं, पता नहीं मुझे लग रहा है कि मैं कल स्पीच ना दूं। तो पर्सन बी कह रहा है नो, यू आर जस्ट गेटिंग डैश, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तुम सिर्फ नर्वस हो रहे हो, तुम अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो, तुम सिर्फ नर्वस हो रहे हो। और नर्वस का जो ईडियम है वो है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस। ठीक है, कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस। देखो नेक्स्ट आओ। द मैंगो इज द डैश फ्रूट। ध्यान से सुनो बेटा, ये जो द होता है ना, उसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री मतलब स्वीटेस्ट। द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। देखो मैंने आपको बताया हुआ है द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। बताओ समझ में आया? अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहेवल, एकदम जैसे कहते हैं ना उफान सा आ जाए, एकदम अफरा तफरी सा, है ना, सारा ऊपर नीचे हो जाए, उसको कहते हैं टर्बुलेंस। देखो देखते हो कई बार ऐसा होता है, आप टर्बुलेंस फील करते हो प्लेन में, है ना, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और डर के मारे भी ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे टर्बुलेंस में। ट्रैंक्विलिटी होती है शांति। सेरेनिटी का सिनोनिम है, एंड सेरेनिटी बहुत बार आया हुआ है। अरे यही तो दिया हुआ है सेरेनिटी, तभी तो मैंने कहा बहुत बार आया हुआ है। एंड इक्वानिमिटी इज इवननेस ऑफ माइंड। जब कोई प्रॉब्लम हो उस समय भी आप शांति बना के रखो तो उसको आपके इक्वानिमिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है कामनेस।
in a problematic situation, ऐसा सिचुएशन कि आपका जीवन में, आपके जीवन में अफरा तफरी मच गया हो, लेकिन उस समय भी शांति बना के रख रहे हो, दैट इज इक्वानिमिटी। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी दोनों सिनोनिम है, और अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं होता और अगर आपसे कामनेस का सिनोनिम पूछते तो इक्वानिमिटी भी चलता। नेक्स्ट आओ, अगेन ये ABCD दिया है और आपको लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है और वो करेक्ट होना चाहिए। बताओ जल्दी, इमीडिएटली। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस। इट कौन है नहीं पता। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, ये क्या हो गया? In order for life to be livable, it requires constant sustenance and favorable circumstances that enables it to grow and develop. अब देखो, डेवलप के बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते थे। अब शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले शुरुआत आपको बी से कर सकते हो। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, देखो, लेकिन एंड से जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, ये क्या होता है? ये तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, it requires constant sustenance and favorable circumstances that enables it to grow and develop. ये होना चाहिए। कहा है लाइफ को जीने लायक बनाने के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट सस्टेनेंस, यानी कि आपके पास जीने लायक चीजें आनी चाहिए। सस्टेनेंस होता है आप उसमें सस्टेन कर सको, यानी रह सको। तो इतनी चीजें होनी चाहिए कि आप जी सको, और आपका अनुकूल वातावरण होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ ग्रो करे और आप डेवलप करो। मीनिंगफुल होना चाहिए ना। देखो, बोलो समझ में आया? यानी सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन बी से शुरुआत करेंगे और बी के बाद ए जाएगा, डी तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हम फिर एंड से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आओ, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कौन सा है जो इसके लिए आप लगा सकते हो? had been postponed, तो has been postponed भी चलेगा, बिल्कुल। was being तो नहीं होगा, और had been का had been ही रह जाता, वो भी चलता। लेकिन द टीचर इन्फॉर्म्ड, बेटा इन्फॉर्म्ड है, यानी ये तो गया ही, ये तो ऐसे ही यहां पर ही खत्म है, और ये भी गया। द टीचर इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको पहले उसका रिपोर्टिंग वर्ब भी तो देखना है। शिवानी, होमोनिम्स की क्लास एक बार लिया है मैंने अपने इंग्लिश बाय नीतू मैम में, वो देख लो एक बार। नेक्स्ट आओ, ही वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस। लेजरली का मतलब है आराम आराम से, बिना हड़बड़ी के। देखो, विदाउट हेस्ट। लेजर टाइम जब होता है ना आपके पास, तो उस समय आप अपने मन की कुछ करते हो, यानी लेजरली अगर कुछ कर रहे हो तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं है। विदाउट हेस्ट, उसका एंटोनिम पूछेगा तो हेस्टली हो जाएगा। अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, select the option that expresses the given sentence in direct speech. The district magistrate ordered the police to work all night and put an end to those raids. देखो, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे हमने दोस राइड्स देखा, मेरी नजर में दोस का दीस का ही तो दोस होता है ना। मैं दीस राइड्स ढूंढना शुरू कर चुकी हूं, बस यहां आ गए 3 में।
द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस क्या? वर्क ऑल नाइट, पूरी रात काम करो, and put an end to these rights. The district magistrate told the police, work all night and put an end है यार, put to end नहीं होगा, and put an end, ये सही लग रहा है, put an end to, भाई to कहाँ गया? ये to यहां गायब है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा मिस्टेक दिया है ये तो लग रहा है जैसे कि कोई प्रूफ रीडिंग के लिए दे दिया है बस, ठीक है। Next up, Mr. Amit Kumar, proprietor of Xiling Pens, is known for dash honesty. एक तो पहले क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन नहीं होगा, यहां पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। हिज ऑनेस्टी, हिज क्यों? क्योंकि मिस्टर अमित कुमार है, कोई लड़का है, लड़की नहीं है, मिस्टर लिखा है, मिसेस नहीं लिखा है, ठीक है, और एक ही बंदा है, हिज होगा। देखो, द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर द अपकमिंग प्रेजेंटेशन। अब ऐसे सोचो, हर जगह पे स्टॉप लगा रहता है तो आप वहां रुक जाते हो, लेकिन अगर वो स्टॉप हटा दिया गया, इसका मतलब है काम चारों तरफ चालू हो गया, ट्रैफिक सब तरफ से चालू हो जाए। अब ऐसे सोच के चलो, इसका मतलब हो गया कि डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। गिव अप इजली ना भाई, स्टॉप वाले जो होते हैं बैनर, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो काम शुरू होगा, ठीक है। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी नहीं होगा। पेशेंटली वेट करने की तो बात ही नहीं है, यहां तो पुल आउट द स्टॉप्स है। पुल आउट द स्टॉप्स का मतलब हो गया सब कुछ करना ताकि वो इवेंट सक्सेसफुल हो। देखो, मीनिंग ऐसे सोच के चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्यूमुलेटेड का एंटोनिम बताओ, एक्यूमुलेट का सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या होगा? देखो, एक्यूमुलेट का मतलब होता है गैदर्ड, गैदर्ड। गार्नर का मतलब इकट्ठा करना होता है, लेकिन गार्नर जैसे हिम्मत इकट्ठा करना। गार्नर्ड का एक सिनोनिम और लिख सकते हो, मस्टर्ड। हालांकि अगर कुछ नहीं मिले तो सिनोनिम एक्यूमुलेटेड का ही हो जाएगा। बंच्ड यानी बंच बनाना, इसका एंटोनिम चाहिए हमें एक्यूमुलेट का। एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा होना, तो स्कैटर्ड होगा बिखर जाना। देखो, और स्पेयर करते हो किसी को तो उसको बख्श देते हो, उसको छोड़ देते हो, माफ कर देते हो। स्पेयर होता है बख्श करना। बख्श करना, बख्श देना। चलो क्वेश्चन पूछो फटाफट, कुछ पूछना है तो। Everyone was surprised, जैसे आपको was were plus V3 दिखाई दे, मैंने अभी कहा था जब भी V2 दिखाई दे was were plus V3 सोचना, और अगर was were plus V3 दिखाई दिया तो उसके एक्टिव वॉइस में V2 सोचना। V2 मतलब B। ये देखो, his speech surprised everyone, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? 23 का नेक्स्ट आओ, जरा देखो ध्यान से। 24, अ सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट अप इनटू सेगमेंट्स, यानी अगेन अरेंज करना है आपको, ये जम्बल्ड है। अब आओ, यहां पे आपको सीरियस में भी ऐसे ही क्वेश्चन होता है। 1 और 6 पहले नंबर और छठे नंबर पे फिक्स्ड है, PQRS को अरेंज करना है। इंडिया हैज बीन अ लैंड क्या का ऑफ लर्निंग, ये होगा। 1 के बाद तो मुझे Q ही दिख रहा है, और बस एक ही जगह है 1 के बाद Q। चलो इसी को फिट करके देख लो। इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू एजेस, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल। इंडिया लैंड ऑफ लर्निंग है सदियों से, सालों से, इस मतलब से नहीं कि यहां पे एजुकेशन यूनिवर्सल था। यूनिवर्सल यानी चारों तरफ एजुकेशन फैला है, इस सेंस में नहीं, ठीक है, इस सेंस में नहीं,
बल्कि but in the sense that learning has always been very highly valued and the learned man has been held in higher esteem. बल्कि इसीलिए क्योंकि यहां लर्निंग को बहुत वैल्यू किया गया है और जो पढ़े लिखे लर्नड मैन होते थे उनको बहुत हाई एस्टीम यानी बहुत सम्मान में रखा गया था. देखो हम सीधा 1 से क्यू पहुंचे और मेरा आंसर में पहुंच गए. 1 से क्यू में आते ही हम आंसर में पहुंच गए. देखो इसलिए सेंटेंस को आपको समझ के करना पड़ेगा. समझ में आया? नेक्स्ट, मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है. अगेन देखो 2023 में बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस अरेंजमेंट आए थे, फिर 2024 में आया ही नहीं था, फिर नहीं 2022 में आया था, फिर 2023 में नहीं आया था. तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमेशा एक जैसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता. 2024 में फिर से आ गया. As cost of raw materials cannot be reduced, exporters try to cut labor cost. Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters. मुझे यहां पे लग रहा है शुरुआत कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो यूरोप और अमेरिका से के जो होते हैं वो प्रोडक्ट इंडिया से मंगाते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स से. These large MNCs, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये MNC वाला तो MNC के बगल में ही आना चाहिए. B और C एक जैसा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए. These large MNCs will worldwide network look for the cheapest good in order to maximize their profits. और cheaper goods इनको चाहिए ताकि profits बढ़ा सके. ठीक है, यानी मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट कर सके. बी और सी एक साथ हमें दिख रहे हैं यहां पे. बी और सी यहां पे दिख रहे हैं लेकिन लास्ट में तो नहीं होना चाहिए. अब आगे देखो डी से. टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट. ठीक है, यानी अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं. और ये कॉस्ट को कम कैसे करते हैं? कॉस्ट को कम करने का तरीका उनका ये होता है कि भाई रॉ मटेरियल के कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं हो सकते, तो लेबर कॉस्ट कट करना है. और लेबर कॉस्ट कट करने का तरीका कहां है? तो यहां दिख रहा है वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस, अब उन्हें टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं. दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, पूरे साल पे करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ लेबर कम कर से करते हैं. ई में बताया गया है. अब देखो ए के बाद ई बिल्कुल फिट हो रहा है. सी से शुरुआत होगा, सॉरी ए के बाद ई. यहां पे बेटा ए के बाद ई, यहां पे ए के बाद ई देखो यहां पे है. बी के बाद सी बिल्कुल ठीक दिख रहा है. सी का रीजन जो है ए में बिल्कुल ठीक दिख रहा है. अब देखो आंसर. मैंने आपको क्या कहा? आप बेटा सबसे पहले कनेक्शन देखो. ये शुरुआत लग रहा है मुझे इंट्रो. एमएनसी अभी भी यहां एमएनसी में है. दीज लार्ज एमएनसीज, कौन से लार्ज एमएनसीज यहां पे हैं, यानी बी के बाद सी तो है ही. ठीक है, मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को करना है. वो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो एक तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट कट करते हैं, और लेबर कॉस्ट कट करने का तरीका कहां है? ई में है. यानी बी के बाद सी, ए के बाद ई, बी के बाद सी और ए के बाद ई, बस इसी एक में आपको उसको देखना पड़ेगा किसके बाद कौन आएगा. ये देखो फिर से आ जाओ एक और सेंटेंस अरेंजमेंट. देखो सेंटेंस अरेंजमेंट एक और. सबसे पहले ढूंढो फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा. और फर्स्ट सेंटेंस ढूंढते ढूंढते हमने एक नजर इसमें डाली तो मुझे पता चल गया भाई फर्स्ट सेंटेंस तो सी ही होगा. यानी सी से हम शुरू कर दिए कि
शी हुंगडी वॉज द फाउंडर ऑफ जिंग, क्या है ये, क्यू, किंग डायनेस्टी, and was the first ruler of unified China in 2021 BC. ओके, बताया है कि उसने यूनिफाइड चाइना का पहला रूलर था। अब इसके बारे में अगर हम बात करना चाहे इस आदमी के, इस रूलर के बारे में, तो हम इट से शुरुआत तो नहीं कर सकते। ईच ऑफ दी हॉर्सेस, कौन सी हॉर्सेस भाई, यहां तो कोई हॉर्स के बारे में बताया ही नहीं है। यानी इस आदमी के बारे में बात करें तो उसके कब्र की बात कर सकते हैं। सी के बाद डी आएगा और सी के बाद डी आपका सिर्फ ए में। देखो, सी के बाद डी सिर्फ ए में, राइट। देखो, मैंने पूरा भी नहीं किया, क्योंकि पूरा करने के लिए अगर दो होता तो फिर मैं आगे चलती, पूरा करने की जरूरत ही नहीं दिखी मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। We should dash away all prejudices to live in harmony. Prejudice होता है जब आप दिमाग में बना लेते हो कि भाई ये बदमाश है ना, एक जॉन्डिस्ड आई जिसको कहते हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया। तो हम सबको ऐसे प्रेजुडिस, पक्षपातपूर्ण मानसिकता को हटा देना चाहिए। कास्ट अवे, ये रहा कास्ट अवे। वी शुड कास्ट अवे ऑल प्रेजुडिस। देखो, कोस्ट तो होता है जो समुद्र का किनारा होता है ना। कॉस्ट तो कीमत हो गया। ये जो कास्ट है ये तो जाति होता है। छुटकारा पाना, कास्ट अवे, यानी हमें, हम सबको फेंक देना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए सभी प्रेजुडिस से, यानी बायस्ड नेचर से। प्री मतलब पहले, जुडिस मतलब जज करना, पहले से जज करके रखना, वैसा नहीं, जॉन्डिस्ड आई नहीं होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पे पूछा है। द ट्रेनर ट्राइड टू, यस, GAUGE होता है यार। ये गेज का मतलब होता है ना, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, ठीक है, इवैल्यूएट करना। गेज, टू कैलकुलेट बाय जजमेंट, अनुमान लगाना। और क्या गेज कर रहा है ये? द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि लर्नर की अंडरस्टैंडिंग, जो सीखने वाला है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। और कैसे पता लगाते हो? बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछ के पता लगाते हैं। अगेन बहुत छोटा सा ये वर्ड अरेंजमेंट है, देखो ना, सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है, ये सेंटेंस ही तो एक है। द ओरिजिन ऑफ द मून, मुझे सेंटेंस का शुरुआत सी से लग रहा है, यहां से ही हो रहा है। द ओरिजिन ऑफ द मून वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री, बहुत सालों तक तो ये बिल्कुल रहस्य था। एंड बिगिनिंग इन द 19th century, प्री कॉम्पिटिटिंग थ्योरीज एमर्ज टू सॉल्व इट। ओके, हो गया खत्म, बिल्कुल आंसर सही है। कि मून कैसे बना, ये एक मिस्ट्री था शुरू से, और 19th सेंचुरी में ये शुरू हुआ और उसके बाद 3 थ्योरीज एमर्ज हुआ इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कि भाई मून का ओरिजिन कहां है, कैसे हुआ है। चलो नेक्स्ट आओ। अब देखो जरा, हम लोग आ रहे हैं कहां पे, क्लोज टेस्ट में। जरा एक बार बनाने की कोशिश करो आप। जल्दी करना।
हो गया, जल्दी करो। हो गया, चलो देखें, शुरू करें। क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट थ्रेट डैश पोजेस, बेटा अभी भी है ना, ये बहुत इमिनेंट थ्रेट है ना, जो बहुत जल्द होने वाला प्रॉब्लम है, वो है इमिनेंट थ्रेट टू अवर प्लैनेट, डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, बहुत जल्दी ग्लोबल एक्शन होना चाहिए। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, डिफॉरेस्टेशन and unsustainable practices contribute to extreme weather events। कहा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो हो रहा है, जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जो ऐसे प्रैक्टिसेस चल रहे हैं हमारी दुनिया में जो अनसस्टेनेबल है, जिसको हम बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में। राइजिंग सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, एंड डिसरप्शंस इन इकोसिस्टम्स, और इकोसिस्टम में डिसरप्शन है। टू डैश दीज इफेक्ट्स अ कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल, यानी साथ होके एक इंटरनेशनल एफर्ट की जरूरत है। अगर हम इनके जो असर है उनको कम करना चाहते हैं, तो कम करने का इंग्लिश है मिटिगेट। मिटिगेट करना चाहोगे ना, तभी तो सब लोग एफर्ट करें। Nations dash commit to reducing carbon emissions। Nations must, सभी नेशंस को कमिटमेंट देना चाहिए कि भाई हम कार्बन उत्सर्जन का कमी करेंगे। ट्रांसिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एंड इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और ऐसे प्रैक्टिसेस अब शुरुआत करें जो हम सस्टेन कर सकते हो लंबे समय तक। कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विल फॉस्टर अ कलेक्टिव रेसिलियंस अगेंस्ट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये रोकेगा किसको? क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को। द अर्जेंसी ऑफ दिस इश्यू कॉल्स फॉर अ यूनाइटेड फ्रंट, सबको यूनाइटेड होके करना पड़ेगा, वेयर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस and individuals work together to create a sustainable and resilient future for the dash to come। किनके लिए बचा के रखे प्लैनेट को? generations to come, जो जनरेशन आने वाले हैं उनको बचाने के लिए, उनके लिए हमें एक सस्टेनेबल और रेसिलियंट फ्यूचर को कायम करना चाहिए। अच्छा, रेसिलियंस का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है कि कोई चीज को ठीक करना जो खराब हो चुका हो। ठीक है, कहाँ है रेसिलियंस यहाँ पे? यस, द कैपेसिटी टू रिकवर। ये देखो, अब आओ नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे। लेकिन ये क्लोज टेस्ट है कि क्या है, जरा देखो तो। यस, ब्लैंक पूछा है इसमें, लेकिन आगे तो ब्लैंक ही नहीं है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन is a revolutionary movement that occurred in France between 1987 and 1999 and reached to its dash in 1787 and 1799 and reached to its dash in 1789। reached to its dash सबसे ऊपर उफान पे होगा। पिनकल, पिनकल का मतलब होता है पीक। बेटा देखो शुरुआत कब हुआ? 1787 में,
और सबसे ऊंचे चरम स्तर पे कब था? 1789 में। तो रीच्ड इट्स पिनकल, 2 साल बाद पिनकल में पहुंच गया। दिस रिवॉल्यूशन हैड मेनी कॉजेस, ये रिवॉल्यूशन के कई कारण थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वॉज डैश ऑफ बूशवा। बेटा बूशवा कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है मिडिल क्लास, और ये याद रखना। दिस रिवॉल्यूशन हैड मेनी कॉजेस, बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो था वो था जो मिडिल क्लास की हैंकरिंग थी। हैंकरिंग तब करते हो जब आप उस चीज को पाने की कोशिश करते हो जो चीज आपके पास है नहीं लेकिन चाहत बहुत है। तो जो मिडिल क्लास वाले थे, जैसे कि आप कह सकते हो जो किसान थे, जो प्रोफेशनल थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन लोगों की मांग थी, वो हैंकरिंग था उनका। Who were merchants, manufacturers and professionals, यानी उनकी डिमांड थी। अरे ये उल्टा कर दिया है, पहला में पिनाकल होगा, दूसरा में हैंकरिंग होगा। Who were merchants, manufacturers and professionals? The peasants, many of them landowners, wanted to get rid of the practices of absolute monarchy and feudalism. अब ये लोग चाहते थे कि भाई बहुत ज्यादा हो गया सामंतवादी, बहुत ज्यादा हो गया ये जो लैंडलॉर्ड से, लैंड ओनर से, और जो मोनार्की है यानी राजतंत्र है, सत्यानाश करके रख दिया है, हमें इनसे छुटकारा चाहिए। यानी वो हैंकरिंग, यानी जैसे देखते हो ना चिक 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 करना, वो हैंकर करना होता है। वो चीज का डिमांड, जो चीज आपको चाहिए लेकिन आपको मिला नहीं है और आप चाहते वो मिले आपको। Another factor was an increase in population due to decreased mortality rates. अब आपको पता है दवाओं का निर्माण शुरू हो गया था, बहुत सारी बीमारियों की दवा खोज निकाली गई थी, तो जो मृत्यु दर था यानी कि मोर्टालिटी रेट्स वो भी कम हो गया था, तो पॉपुलेशन बढ़ गया था। इट वॉज फॉलोड बाय इकोनॉमिक प्रेडिकामेंट एंड माइनर रिवोल्ट्स वर कॉमन। अब लोगों को क्या चाहिए था? अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे छोटे मोटे रिवोल्ट तो होते रहते थे। दिस लेड टू अ क्लैरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। इससे क्या हुआ कि एक मांग उठी सोशल रिफॉर्म की। और क्लैरियन कॉल जरा पहले हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहां ब्लैंक तो है नहीं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये अरे एक सेकेंड, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज अ क्लैरियन कॉल इन द पैसेज? अ क्लियर एक्सप्रेस ऑफ डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि भाई सोशल रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब क्लैरियन कॉल का मतलब तो यहीं से पता चल रहा है, अ कॉल फॉर समथिंग, यानी अ डिमांड, अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इनहेरिटेंट। इनहेरिटेंट का मतलब तो होता है जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, जो आपको नेचुरली मिलता है। अब देखो नेचुरली जो मिलेगा वो यही तो है। अगर हम आगे नहीं भी पढ़े और हमें इनहेरेंट का मतलब पता है तब तो समझ जाओगे। इनहेरेंट मतलब होता है जो हमें नेचुरली मिला है अपने पेरेंट्स से, हम किसी से उधार नहीं लिए हैं। इनसाइट का मतलब तो होता है उकसाना। तो देखो यहां पे क्वेश्चन का आंसर,
और अगर मैंने नहीं भी पढ़ा तो भी ये दोनों, एक तो मेरा यहां पे हो गया क्लैरियन कॉल, यहां तक तो पढ़ना ही पड़ा। और देखो, द पावर इनहेरेंट इन द विल ऑफ द पीपल। इनहेरेंट का मतलब होता है जो आप अपने वंशज से ले रहे हो, अपने पूर्वज से ले रहे हो, अपने वंशज के लिए, वो इनहेरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैसेज में, और वो है एल्गे आर फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स दैट। देखो एक चीज है, इसके पहले वाला जो पैसेज था उसमें 2 ब्लैंक क्लोज टेस्ट का था और उसके बाद 2 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड था। देख रहे हो, वो क्लोज टेस्ट और पैसेज को कंबाइन कर दिया था। यह समझना पड़ेगा, तुरंत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। Algae are photosynthetic creatures that have pigments that aid in photosynthesis। और photosynthesis कौन करता है आपके प्लांट्स में? क्लोरोफिल। According to the passage, which is the main pigment in algae for photosynthesis? बेटा क्लोरोफिल। पहले ही लाइन में आंसर है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ऐसे भी अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप प्लांट्स में पढ़े हुए हो। Pigments that aid in photosynthesis is chlorophyll। ठीक है, नेक्स्ट आओ, what is the central theme of the passage? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कम से कम पढ़ना पड़ेगा आधा से ज्यादा। They do not, however, have the actual stems, roots or leaves found in vascular plants। देखो एल्गे में है ना, जैसे रूट, लीव्स एंड स्टेम होता है बाकी पौधों में देखते हो, वैसा एल्गे में नहीं होता। While some of them have many cells, others are unicellular। और एल्गे खासकर एक सेल का बना होता है, कुछ में एक से अधिक सेल्स भी होते हैं। They might establish colonies as well। और वो कॉलोनीज बना भी सकते हैं एल्गे। The majority of algae are aquatic। अधिकतर तो ये पानी में पाए जाते हैं एल्गे। Some are terrestrial। कुछ जमीन पे मिलते हैं। And they can be found on rocks। और rocks पे भी हो सकते हैं, trees पे हो सकते हैं, या कोई भी moist soil में भी algae हो जाता है। Certain algae species coexist well with other living things। कुछ algae दूसरे living things के साथ भी coexist करते हैं, साथ में जीते हैं। For instance, जैसे कि lichens are a symbiotic relation between, क्या है, ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फंगाई। एल्गे और फंगाई मिलके लाइकेंस बनाता है और वो सिम्बायोटिक है। मतलब ये एल्गे के बारे में ही तो बता रहा है। सेंट्रल क्या है इसका? द एनाटॉमी ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स? नहीं भाई। द डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे? यस। अलग अलग तरह के एल्गे के बारे में ही तो बात कर रहा है। मैंने कहा ना, जब भी हमको थीम ऑफ द पैसेज चाहिए तो आधा से ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, आधा से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है क्या बेटा? YouTube चैनल पे क्लास के टाइम में सवाल पूछ रहा था। ओके, केडी लाइव रेलवे में मैं बोल देती हूं कि आपका जवाब भी दिया करें। मल्टी फाइलेक्टिक। बेटा मल्टी मतलब कई, और फाइला मतलब क्लासिफिकेशन, यानी कुछ अलग अलग मल्टी क्लासिफिकेशन वाले का मिला के बना होगा। देखो आगे, आपको सारे के सारे बायो के टर्म्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, लेकिन आप तोड़ के समझ सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट देखो। Which statement accurately describes vascular plants based on the information of the passage? बेटा vascular plants तो हमने यहां कहीं देखा था, ये देखो। ये कह रहा है कि जो एल्गे है do not have the actual stems, roots or leaves found in the vascular plants। यानी vascular plants में leaves होते हैं, stems होते हैं and roots होते हैं, यही तो बोल रहा है ना? vascular plants में होते हैं और एल्गे में नहीं होते। आंसर तो यही होना चाहिए। देखो तो vascular plants में होते हैं, यहां लिख दिया है लैक, बस सही है। देखो
नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म मल्टीफाइलेक्टिक, भाई वही क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो वही पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम आ जाए कि ये मल्टीफाइलेटिक कहां है। यहां पे एल्गे आर मेंबर्स ऑफ ए मल्टीफाइलेटिक ग्रुप। मल्टी मतलब कई, फाइला मतलब क्लास। अब मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, आगे बोल दिया। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज नो कॉमन ancestors and that the species in this category are not necessarily closely related, यानी अलग अलग से है, मल्टी क्लास से है। ये जरूरी नहीं कि सारा का एक पूर्वज हो, ये अलग अलग से भी हो सकते हैं। देखो क्लोजली रिलेटेड ना भैया, कहा है नो कॉमन एंसेस्टर्स, नॉट क्लोजली रिलेटेड, यही बात तो कहा है कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं। आंसर देखो, इनके अलग अलग है, अलग अलग क्लास से ही है, मल्टीपल फाइला यानी क्लास से है। इनका कोई जरूरी नहीं कि इसका एक कॉमन एंसेस्टर हो। ठीक है, इसका मतलब डज नॉट कहा है कि देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर, इसका मीनिंग ही ये दिया। क्लियर? अब हम आते हैं लास्ट पैसेज में। लास्ट पैसेज, और देख के पता चल रहा है ये सुभाष चंद्र बोस पर है। देखो ध्यान से, सुभाष चंद्र बोस, a prominent Indian nationalist leader, was convinced that India could not achieve independence without the use of force। यानी नरम दल वाले नहीं थे, गरम दल वाले थे, कि जब तक फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे हम आजाद नहीं हो सकते। And he believed that a military campaign was necessary to achieve this goal। और इसके लिए हमें मिलिट्री चाहिए और मिलिट्री कैंपेन की जरूरत है। 1942 में क्या हुआ? बोस फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ द जापानीज। जापानीज के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया। बोस ट्रैवल्ड टू जापान इन 1941 टू सीक द सपोर्ट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। वो जापान गए, उनसे हेल्प मांगा। The Japanese were interested in having Bose help in their own efforts to expand their influence in Southeast Asia। जापान खुद चाहता था हम साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, तो उन्होंने फट से रेडी हो गए वो बोस का हेल्प करने के लिए। Bose's vision was to create a military force to fight against the British in India with the help of Japanese weapons and training। उनका था कि जापानीज का वेपन्स, उनका ट्रेनिंग से हम एक मिलिट्री फोर्स बनाएंगे और ब्रिटिश से लड़ेंगे। The INA was formed in Singapore in September 1942। सोचो, सिंगापुर में उन्होंने बनाया क्या? जापानीज के हेल्प से आर्मी INA with the slogan जय हिंद। The INA consisted of soldiers who were primarily from the Indian community in Southeast Asia। साउथ ईस्ट एशिया से हिंदुस्तानियों को उठाया और उन्होंने सोल्जर्स की ट्रेनिंग देनी शुरू की। They were trained by Japanese officers and were equipped with Japanese weapons। Japanese weapons, Japanese officers मिलके जय हिंद के नारे लगवा के हमारे INA के सेना को ट्रेन करना शुरू किया। अब INA की जो सेना थे वो fought alongside Japanese forces in Burma। अब बर्मा में उनके लिए लड़े and other parts of Southeast Asia during the World War II। World War II में जापान की तरफ से INA लड़ा। ठीक है, Bose's leadership of the INA and his military campaigns against the British in India made him popular figure among many Indians। अब इनकी जो वाहवाही हुई INA की, तो बोस को बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गए, वो पॉपुलर फिगर बन गए। The consequences of the formation of INA was significant। बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट हुआ INA के फॉर्म होने से। The INA's campaigns against the British in India and the Indian soldiers' role in the Burma campaign had a psychological impact on the British forces। अब बर्मा में जो इनका परफॉर्मेंस था उसका एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ा ब्रिटिश पर।
कि भाई ये तो बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो रही है जो हिंदुस्तानियों के लिए लड़ेगी और हमसे लड़ेगी। ठीक है। द ब्रिटिश वर शॉक्ड दैट इंडियन सोल्जर्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट देम। अब ब्रिटिश को समझ में आया भाई इंडियन सोल्जर्स जो हमारी तरफ से लड़ते हैं और खुद हिंदुस्तानियों को मारते हैं वो हमारे खिलाफ कैसे हो जाएंगे। अंडरमाइनिंग देयर कॉन्फिडेंस इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो कंट्रोल है इंडिया पर वो तो खत्म होगा, वो ये समझ रहे थे और इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो रहा था। द INA also had a significant impact on the Indian independence movement। अब इंडिपेंडेंस मूवमेंट कितना बहुत बल मिलेगा अगर पता चलेगा कि बाहर हमारे सैनिक ऐसे लड़ रहे हैं कि वो अगर इंडिया आ जाए तो इनके छक्के छुड़ा देंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। बोस विजन ऑफ अ सोशलिस्ट इंडिया विथ इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस। अब हर तरह के इंडियंस इससे जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि भाई ये ऊंचा नीच भेद नहीं देखते हैं, ऊंच नीच नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हर व्यक्ति इससे जुड़ने को तैयार था। The INA became a symbol of the struggle against British colonialism and Bo's slogan of Jai Hind became a rallying cry for independence movement। और जय हिंद का नारा एक ऐसा क्राई बन गया, ऐसा जो कहते हैं ना शोर बन गया, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही काम आने वाला। हर रैली में जो आवाज उठती थी जय हिंद की वो लोगों को इंस्पायर करता था। However, the INA's military campaign were not successful in achieving their goal of freeing India from British rule। हालांकि ये कामयाब नहीं हो पाए ब्रिटिश से लड़ने में और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। द INA suffered significant losses in battles। बहुत ज्यादा लॉस हुआ था जापान को, तो ऑफकोर्स INA को होगा ही। एंड their efforts were undermined by the Japanese surrender in 1945। और जब जापान ने 1945 में सरेंडर कर दिया तो INA को बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, अब देखो What ultimately undermined the INA's effort to free India from British rule। अरे यार सबसे लास्ट जो लाइन था वही सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं इसमें खोजती आंसर पहले ना तो मिलता भी नहीं। जापानीज ने जो सरेंडर किया 1945 में वही तो सारा सत्यानाश कर दिया इंडिया का, INA's का एफर्ट जो था इंडिया को फ्री करने का। राइट? हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। वो फाइट फॉर इंडिपेंडेंस किस हिसाब से सोचते थे? उनका कहना था आर्मी बनाओ और लड़ो, यानी कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे थे, वो मिलिट्री की बात करते थे। नॉन वायलेंट की बात तो गांधी जी करते थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट। What was the primary reason for Japanese to support सुभाष चंद्र बोस? बेटा वो साउथ ईस्ट में अपना बढ़त चाहते थे, ये रहा। सुभाष चंद्र बोस को हेल्प कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद? बोस का जो स्लोगन था जय हिंद का, उसका सिग्निफिकेंस क्या था भाई? उसने क्या किया था? It symbolized the struggle against British colonialism। Very good। It was a call to arms for Indian। नहीं भाई, विजन कैपिटलिस्ट इंडिया बिल्कुल भी नहीं भाई, सोशलिस्ट इंडिया था। ये कोई नहीं है, बस यही है। ब्रिटिश जो कॉलोनीज बसा रहे थे उनके खिलाफ। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? हमने 45 क्वेश्चंस खत्म कर लिए और ये हमारा पहला सेट है जो कि इस बैच का है। इस बैच में आपको सभी का मिल जाएगा। आप देखो मेंस का बैच है, अगर आप चाहो तो खाली इंग्लिश का भी मिल जाएगा और अगर चाहो तो सभी टीचर्स का मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा कंप्लीट हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस ये बैच भी दे देंगे, प्लस ये 20 सेट्स करीबन जितना भी हो पाएगा एग्जाम तक वो हम सारा आपका टेस्ट पेपर कराएंगे। कल आपसे मेरी मुलाकात होगी 6:30 बजे। 6:30 बजे हम लोग करेंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर, यानी कि टेस्ट पेपर 2। चलो इस सेशन को शेयर कर लेना, क्योंकि बच्चों को आज कुछ भी पता नहीं था कि मैं आने वाली हूं। ये अचानक प्लान बना है और ये चलेगा केडी लाइव पर।
तो केडी लाइव को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल से जुड़ जाओ। मेंस मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू।